नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था यथार्थ अवकल समीकरण में समाधान होने वाले अवकल समीकरण। प्रश्नावली के हमारे कुछ सवाल हो गए थे। इसमें हम लोग करते थे कि कोई भी अवकल समीकरण हमारे पास जो दिया हुआ है, हम उसका मल्टीप्लाई किसी समाकलन गुणक से करते हैं। समाकलन गुणक से मल्टीप्लाई करने के बाद वो सवाल यथार्थ अवकल समीकरण में कन्वर्ट होता है, जिसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो आज हम प्रश्नावली के आगे के सवालों को कर रहे हैं और आज इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे के सवाल। मैं सवाल ले रहा हूँ 12वें नंबर तक के सवाल हमारे हो चुके थे। आज बाकी के जो शेष सवाल रह गए हैं उसको हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले लिया मैंने 13 नंबर का सवाल है हमारे पास y स्क्वायर e टू द पावर x प्लस 2xy और साथ में है dx माइनस x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। सवाल को एक बार टैली कर लें। y स्क्वायर e टू द पावर x प्लस 2xy dx माइनस x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। तो ये अवकल समीकरण हमें दिया हुआ है। पहले हम मल्टीप्लाई करके इसकी फॉर्म को सुधारते हैं। तो dx में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म्स बनेगा y स्क्वायर e टू द पावर x और dx प्लस 2xy का जब dx में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म्स आएगा 2xy dx माइनस x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0। तो अभी तक हमने मल्टीप्लाई कर दिया है अवकल समीकरण का। अब हम देखते हैं हमारे दिए गए फॉर्मूलों में से कि ये किस समाकलन गुणक को ग्रहण करता है, और उसके लिए काफ़ी फॉर्मूले हमारे पास दिए हुए हैं। तो देखें, स्टार्टिंग के जो 3 फॉर्मूले हैं वो शुरू हो रहे हैं x dy माइनस y dx से, या x dy प्लस y dx से, या फिर x dx माइनस y dx। ये 3 फॉर्मूले जो स्टार्टिंग के हैं हमारे पास, जिनका सबसे ज़्यादा यूज हुआ। तो हम एक बार चेक करते हैं क्या इस सवाल में 3 में से किसी का यूज हो रहा है। तो देखते हैं हम। देखिए, यहाँ पर e टू द पावर x है और इसमें e टू द पावर x का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पर देखिए 2xy और x स्क्वायर वाला टर्म्स। अगर हम इन दोनों में से x को कॉमन भी निकाल दें तो अंदर 2y बचेगा। 2y वाला टर्म्स हमारे पास कोई सा भी नहीं, यानी कि इन दोनों से कोई सेपरेट नहीं हो रहा, इन दोनों से सेपरेट नहीं हो रहा, और इससे तो बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि e टू द पावर x अंदर है और उनमें से कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है। तो हमने देखा जब टैली किया 10 जो फॉर्मूले हमारे दिए हुए हैं, इन तीनों में से कोई सा भी टैली उसमें नहीं हो रहा है। तो इन तीनों को हम हटा देते हैं। इसके अलावा फिर जो फॉर्मूले दिए हैं उसको हम सेट करने की कोशिश करते हैं कि समाकलन गुणक कौन सा सेट होगा। तो इसके अलावा हमें पेज नंबर 42 पर कुछ और भी फॉर्मूले दिए हुए हैं 4th नंबर से लेकर 10 नंबर तक। अब मैं आपको बता दूं, जो 9 और 10 नंबर के जो फॉर्मूले हैं आपको सेट इसी टाइप से करना है। 9 और 10 का जो फॉर्मूला है वो है x e टू द पावर y dy e टू द पावर y dx। 10वें नंबर में है y e टू द पावर x dx माइनस e टू द पावर x dy। ये 90 और 10वें नंबर के फॉर्मूले हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो e टू द पावर वाला टर्म्स है वो दोनों पदों में है। यहाँ पर भी e टू द पावर x वाला जो टर्म्स है वो 2 पदों में है। यहाँ पर एक पद में हमारा e टू द पावर x वाला टर्म्स तो है, अगर कॉमन निकल जाए इसमें से, लेकिन दूसरे वाले पद में e टू द पावर x वाला टर्म्स होना चाहिए, जो कहीं पर हमें नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि 90 नंबर का और 10वें नंबर का फॉर्मूला भी हम इसमें समाकलन गुणक अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फिर बाकी के अब कौन से टर्म्स बचे हैं उनको हम चेक करते हैं कि इसमें कौन सा बन रहा है। कभी कभी क्या होता है, मल्टीप्लाई को कॉमन करने में दिक्कत आती है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि हमारा कौन सा सेट हो रहा है। तो अब हम थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग कोशिश करते हैं कुछ कॉमन निकालने की। तो देखिए, y स्क्वायर e टू द पावर x 9वां 10वां हमारा सेट नहीं हो रहा। इसके अलावा 7वां और जो 8वां फॉर्मूला है वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। सातवां जो फॉर्मूला है वो है 2xy² dx
माइनस 2x² y dy, आठवां है 2x² y dx dy माइनस 2x² dx। देखिए जो सातवां और आठवां सूत्र मैंने लिखा है आपके सामने, इन दोनों ही पदों में 2 वाले टर्म्स हैं, इनमें भी 2 वाले टर्म्स हैं, और 2 वाला टर्म्स केवल हमारे पास एक ही बार है, दूसरे पद में हमारे पास 2 नहीं है, यानी कि सातवां और आठवां भी हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सातवां आठवां हट चुका है, नवा दसवां हट चुका है, पहला दूसरा तीसरा हट चुका है। अब हमारे पास केवल 3 रह गए हैं, 4th 5th 6th। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 5th का और फिर ले रहा हूँ मैं 6th का। तो जो 5th कंडीशन है मैं वो है 2xy dy माइनस का y² dx, और छठवें नंबर की कंडीशन है हमारे पास 2xy dx माइनस x² and dy। तो पांचवें और छठवें में से हम चेक करते हैं कि क्या समाकलन गुणक इसमें हमें मिल पा रहा है। देखिए 2xy dy, तो 2xy तो हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर dy की जगह पे क्या लिखा हुआ है dx, तो सीधी सी बात है पांचवा तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। छठवें वाले को चेक करते हैं। छठवें वाले में हमारे पास है 2xy dx। देखिए यहाँ पर ये पद हमारे पास दिया हुआ है 2xy dx, और माइनस का x² दिया है, जो माइनस का x² dy हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम किसको अप्लाई कर पा रहे हैं? छठवें नंबर का जो फॉर्मूला है हमारा, हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। अब देख लेते हैं छठवें नंबर के फॉर्मूले में हमारे पास समाकलन गुणक क्या दिया होगा। ठीक है, उसका फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। चेक करते हैं एक बार, ये तो y है, ये भी y है। एक बार मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ पूरा। जो छठवें नंबर का सूत्र है वो है हमारे पास 2xy dx माइनस x² dy, ये फॉर्मूला है। और समाकलन गुणक जो दिया है इसका 1/y² दिया है, और समाकलन गुणक का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी 2xy dy माइनस का x² dx है यहाँ पर, dx माइनस का x² dy अपॉन y²। हमारे 6 नंबर की जो कंडीशन है 2xy dx माइनस x² dy अपॉन y², जो डिफरेंशिएशन होगा d x² अपॉन y, जो डिफरेंशिएशन किसका होगा, x² अपॉन y। और ये डिफरेंशिएशन हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, आंसर लगाकर, इसमें आंसर का जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन वाला, उसको लगाकर हम सेट कर सकते हैं कि ये वाला टर्म्स हमारे पास आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड, फॉर्मूलों का जानकारी होना बहुत जरूरी है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब देखिए हमारे पास ये टर्म्स बन गया, लेकिन इसके लिए समाकलन गुणक क्या चाहिए हमें, 1/y²। तो 1/y² हम कहाँ से लेते हैं, ये सवाल की कंडीशन से अपने आप ही आता है y², हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए y² यहाँ पर है, तो हम क्या लिख देते हैं, y² का भाग देने। जब y² का मैं भाग दूंगा इस वाले टर्म्स में, तो क्या बचेगा, e⁻x आएगा और px, प्लस यहाँ क्या आएगा, 2xy आएगा, dx आएगा, x² dy वैसा का वैसे ही रहेगा, और इसमें भाग लगेगा किसका, y² का, और इक्वल टू में हमारा क्या चल रहा है, हमारा चल रहा है 0। अब हम इसका समाकलन कर देते हैं। जब हम एक टर्म्स और लिख दें, हम एक टर्म्स हम ये लिख देते हैं कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, इसका हमने अभी देखा था, ये किसका डिफरेंशिएशन था, x² अपॉन y का ये डिफरेंशिएशन था। ठीक है, और इक्वल टू में हमारे पास क्या चल रहा है, इक्वल टू में हमारे पास 0 चल रहा है। इसके बाद क्या करना था हमें, हम इसके बाद अपना इंटीग्रेशन करते हैं। तो e⁻x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो e⁻x ही आएगा, प्लस d का डिफरेंशिएशन का साइन है, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन का साइन कैंसिल होता है, बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास x² अपॉन y इक्वल टू, और 0 के लिए हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट नंबर लिखते हैं c। तो ये हमारा जो आंसर प्राप्त हुआ है, फाइनल आंसर प्राप्त हुआ है, e⁻x प्लस x² अपॉन y इक्वल टू c। तो सवाल में ज्यादा कुछ नहीं होता है, केवल
आपको समाकलन गुणक का ध्यान रखना है कि समाकलन गुणक क्या है, किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। जब यहाँ पर देखिए 3 टर्म्स दिए हैं, अभी ऐसा कोई सवाल मिलता है जहाँ पर 4 टर्म्स होते हैं या 5 टर्म या 6 टर्म्स होते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी सवाल को सेट करने में दिक्कत आती है कि किसके साथ में कौन सा टर्म्स लें और कौन सा समाकलन गुणक लें। तो उदाहरण के आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लगाने हैं, क्योंकि इसमें थोड़े से लंबे सवाल दिए हुए हैं। एक्सरसाइज में थोड़े छोटे सवाल हैं। ये 13वें नंबर का सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम आगे के सवाल करते हैं प्रश्नावली के। प्रश्नावली का लेता हूं मैं 14वें नंबर का सवाल, जो जिसमें पदों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। देखते हैं उसमें कैसे सेट करेंगे हम इसे। तो ये 14 नंबर का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। 14 नंबर का क्वेश्चन है y, आगे है 2x स्क्वायर y e टू दी पावर x dx माइनस e टू दी पावर x प्लस y क्यूब dy इजिकल टू 0। तो इस सवाल को थोड़ा हम एक बार चेक कर लें। y 2x स्क्वायर y e टू दी पावर x dx e टू दी पावर x प्लस y क्यूब dy इजिकल टू 0। देखिए यहाँ पर सवाल में जो हमारे पास पद आएंगे वो लगभग 4 पद आएंगे। तो 4 पद में सीधी सी बात है 2-2 के जोड़े बनाएंगे तो 2 समाकलन गुणक हो सकता है यहाँ पर यूज हो। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल में तो डिवाइडेशन किया जा सकता है, डबल में ऐसी कंडीशन बने या नहीं बने उसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारा 2x स्क्वायर y स्क्वायर और साथ में dx प्लस y का मल्टीप्लाई होगा तो y e टू दी पावर x एंड dx। इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो e टू दी पावर x dy और y क्यूब का करेंगे तो y क्यूब dy इजिकल टू 0। ये माइनस से अंदर माइनस के निशान हमने चेंज कर दिए। अब हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं किसके साथ में क्या सेट हो रहा है। तो फिर वापस से हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए फिर से पहला दूसरा तीसरा तो सेट नहीं होगा, क्योंकि उसकी फॉर्म में आपको बता चुका हूं। 90 और 10वें की बात करें तो दोनों टर्म्सों में e टू दी पावर वाली टर्म्स होने चाहिए। यहां पर देखिए e टू दी पावर वाले टर्म्स हैं हमारे पास, लेकिन 90 और 10वें में क्या कॉमन रहता है वो देखते हैं हम। बिल्कुल जो 10वें नंबर का टर्म्स है एज इट इज ऐसा का ऐसा ही दिया हुआ है। जो 10वें नंबर का फॉर्मूला है मैं आपके सामने लिख देता हूं यहाँ पर ब्लॉक लगाकर, y e टू दी पावर x dx माइनस e टू दी पावर x और dy। इसका समाकलन गुणक उन्होंने बताया 1/y स्क्वायर है। 1/y स्क्वायर को अप्लाई करने के बाद y e टू दी पावर x dx माइनस e टू दी पावर x dy अपॉन y स्क्वायर टर्म्स आएगा। जो डिफरेंशिएशन होगा e टू दी पावर x अपॉन y। तो ये y टू दी पावर y e टू दी पावर x dx माइनस e टू दी पावर x dy वाला जो टर्म्स है उसके लिए समाकलन गुणक 1/y स्क्वायर हमें प्राप्त हो गया। अगर ये टर्म्स मिल जाए तो ये कंडीशन बनेगी और कंडीशन बनने के बाद ये वाला टर्म्स हमारा सेट है। तो ये दूसरे और तीसरे में तो हमारा सेट हो गया है। कौन सा? 10वें नंबर का फॉर्मूला। अब बाकी के जो 2 टर्म्स बचे हैं उनको हम चेक करते हैं कि वो किस चीज को ले रहे हैं। तो मैं ये जो 2 टर्म्स हैं इनको अलग से यहाँ पर लिखता हूँ, समझाता हूँ उसको। ये है 2x स्क्वायर y स्क्वायर dx और माइनस का y क्यूब dy। ये कौन सा टर्म्स बचा है हमारा? फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला। तो इसमें से पहले देखते हैं हम कुछ कॉमन निकल रहा है क्या। तो बिल्कुल यहाँ से y स्क्वायर कॉमन निकल रहा है। अंदर क्या बचेगा? 2x स्क्वायर dx माइनस का y dy। ये टर्म्स हमारे पास बच रहा है। तो क्या ऐसा कोई टर्म्स है या फिर हम इसका डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं? तो 2x स्क्वायर से शुरू होने वाला कोई सा भी टर्म्स हमारे पास नहीं है। तो आप देखिए जरा, जब हम y स्क्वायर को यहां से कॉमन निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है y स्क्वायर का हम भाग दे देंगे। y स्क्वायर का भाग दे देंगे तो ये वाला टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ये वाला टर्म्स। तो देखिए यहाँ पर x और y का पद है ही नहीं, ये पूरा x का पद है, ये पूरा y का पद है। और जब x का पद अकेला हो, y का पद अकेला हो तो हम उसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट ही कर सकते हैं।
कोई भी समाकलन गुणक लेने की जरूरत नहीं है। समाकलन गुणक कब लिया जाता है? जब टर्म्स x और y से मिक्स हो। ये देखिए, ये यहाँ पर x वाला टर्म्स भी है, y वाला टर्म्स भी है, जिसको हम कॉमन निकालकर अलग नहीं कर पा रहे हैं। देखिए e⁻x अगर कॉमन होता है तो y के साथ में dx बचेगा, यानी y का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हम। क्या e⁻x की जगह पे 1 बचेगा तो 1 का y के रिस्पेक्ट में नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर ये x वाले टर्म्स, सॉरी 1 का तो हो जाएगा, x के टर्म्स का नहीं होगा। यहाँ पर जो बचा है वो x का टर्म्स बचा है, यहाँ पर y का, ये पूरा x का टर्म्स है, तो x का इंटीग्रेशन हम आराम से कर सकते हैं, y का इंटीग्रेशन भी हम आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए अब हमारे पास, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वाला टर्म्स x² y² dx, और जो 4th नंबर का टर्म्स मैं इनको साथ में लिख लेता हूँ, y³ dy प्लस, और बाकी जो टर्म्स बचे क्या, y e⁻x dx माइनस e⁻x dy, ये वाले जो टर्म्स बचे हैं इनको हम अलग लिख लेते हैं और फिर सेट करेंगे इसको। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? इनमें से कॉमन आ रहा है y², अंदर क्या बच रहा है 2x² dx माइनस y dy, ये टर्म्स हमारे पास बचा हुआ। ठीक है, यहां देख y e⁻x dx माइनस e⁻x dy वाला टर्म्स हमारे पास वैसा का वैसे। अब हम क्या करें, y² का भाग दे देते हैं, तो लिख देते हैं y² का भाग दें। ये मैंने y² का यहाँ पर भाग दे रहे हैं, तो ये टर्म्स क्या बनेगा 2x² dx माइनस y dy। ठीक है, ये वाला टर्म्स तो ऐसे ही रहेगा y² का भाग लिखने पर। ये क्या बनेगा y e⁻x dx e⁻x dy अपॉन y इजिकल टू में क्या चल रहा है हमारे पास 0 चल रहा है। ठीक है, ये ऊपर वाले टर्म्स को हम मिटा के ऊपर से इसको सॉल्व करते हैं। इस पद को मैं वापस उतार लेता हूं। ये बन रहा है हमारे पास 2x² dx माइनस का y dy प्लस y e⁻x dx e⁻x dy अपॉन y² इजिकल टू 0। ये टर्म्स हमारे पास आ गया। और इसमें हम अब कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने, 10वें नंबर का शायद फॉर्मूला था जो सेट हो रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास आया 2x² dx माइनस का y dy प्लस, ये डिफरेंशिएशन किसका बन रहा है 10वें नंबर के फॉर्मूले में, ये डिफरेंशिएशन है e⁻x अपॉन y का इजिकल टू में क्या चल रहा है 0। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में ये याद नहीं रहता ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो फिर आप यहाँ से चेक कर लें। यहाँ से हर, यहाँ पर देखिए फॉर्मूले में हर का स्क्वायर होता है, तो आप यहाँ तो हर ही लिख दें यानी y, और फिर यहाँ पर चेक करें कि अंश के रूप में क्या दिया हुआ है। तो बड़े आराम से आप इसको चेक कर सकते हैं अगर फॉर्मूला आप भूल जाते हैं तो। अब हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो 2x² का समाकलन क्या आएगा 2x³ अपॉन 3 आएगा प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस का टर्म्स है, y का इंटीग्रल करोगे तो y² अपॉन 2, क्योंकि ये x वाला टर्म्स था ये y वाला टर्म्स था, फॉर्मूला समाकलन गुणक लेने की आवश्यकता नहीं थी, प्लस, और यहाँ पर जब इंटीग्रेशन करेंगे तो d हटेगा, क्या आएगा e⁻x अपॉन y आएगा, और कांस्टेंट नंबर का जब इंटीग्रेशन होता है तो हमारे पास क्या आता है c आता है। तो ये आपका फाइनल आंसर आया। ठीक है, समाकलन गुणक आपको बड़े ध्यान से लेना है, और समाकलन गुणक अगर आप भूल जाते हैं फॉर्मूला तो अप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये टर्म्स तो आपको बनाना पड़ेगा, ये तो याद रखना ही पड़ेगा आपको कि कैसे टर्म्स बन रहा है। आप इतना जानकारी ले सकते हैं, आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सॉरी ये बता सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ये किस चीज का है, लेकिन किसका भाग देना है, किसको नीचे लेके जाना है, किस समाकलन गुणक का मल्टीप्लाई होना है, ये चीज तो ध्यान रखनी पड़ेगी, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज का आपका 14 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। 15 नंबर का आप सवाल लेते हैं। 15 नंबर का सवाल है x² dy/dx
प्लस एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इजिकल टू 0। ठीक है, ये सवाल हमें दिया हुआ है, थोड़ा अंडर रूट वगैरह में सवाल है, तो हम इसको सेट करते हैं। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई हम dx का उधर कर देते हैं, तो क्या टर्म्स आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस का एक्स वाई dx। ये dx का मल्टीप्लाई कर रहा है और dx का मल्टीप्लाई फिर इसमें भी होगा, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और साथ में क्या रहेगा dx इजिकल टू 0। ठीक है, अब हम फिर से फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करें। जरा गौर से देखिए, चाहे पहला सवाल हो चाहे दूसरा सूत्र, सॉरी पहला सूत्र हो दूसरा तीसरा हो या 1 से लेकर 10 तक सूत्र हो, उसमें कहीं पर भी इस टाइप की कंडीशन नहीं आई है, यानी अंडर रूट से रिलेटिव कोई भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो इस टर्म्स को हम अभी छोड़ रहे हैं, इसको नहीं ले रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला हमारे पास पर्याप्त नहीं है। ये 2 टर्म्स हमारे पास बचते हैं, कोशिश करते हैं इसी में से कॉमन लेकर कोई ना कोई फॉर्मूला बनाने की। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है x, अंदर क्या बचेगा x dy प्लस y dx, ये टर्म्स बचेगा, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx इजिकल टू। तो देखिए बड़े आराम से हमने इसमें से कॉमन निकाला और ये जो टर्म्स है ये हमारे पहले दूसरे तीसरे में से सेट हो रहा है। तो हम देखते हैं प्लस वाला टर्म्स जो था वो शायद हमारा तीसरे नंबर का है, सॉरी सेकंड नंबर का है, x dy प्लस y dx वाला टर्म्स है, ये बिल्कुल सही आया हमारे पास, यही टर्म्स दिया हुआ है। अब मैं थोड़ा उसको बोर्ड पर लिख देता हूँ। तो टर्म्स है x dy प्लस y dx और उसके साथ में जो समाकलन गुणक हैं वो देखते हैं। पहला समाकलन गुणक है 1/x टू द पावर y टू द पावर n, तीसरा है 1 और सबसे लास्ट वाला है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये 3 है, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो अब थोड़ा गौर करें कि हम ये टर्म्स तो हमारे पास बच रहा है, ये टर्म्स हमारे पास बच जाएगा। हम क्या करें, इसमें भाग दे देते हैं हम, देखिए इसी का भाग दे दें क्योंकि एक्स वाई तो हमारे पास नहीं है, एक्स वाई टू द पावर n तो नहीं है, 1 भी नहीं है हमारे पास, इसके अपन 1 तो कर सकते हैं, लेकिन जब इस पद को भी तो हटाना जरूरी है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे हम x और y से मिक्स। तो हम क्या करते हैं, देखिए इसी का भाग दे दें, हम इसका भाग दे दें तो ये इससे सेपरेट हो जाएगा और इसका जो डिफरेंशिएशन बनेगा जो बन जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे सवाल को चेक करना है आपको। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए हम इसमें भाग देते हैं, किसका भाग दें, क्या इसी का भाग दें क्योंकि ये वाला पद तो हमें हटाना ही हटाना, साथ में हमें इस x को भी हटाना। तो हम लिख रहे हैं x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का भाग दें, का भाग दें। ये पूरे ही टर्म्स का भाग दे दिया जो जो हमें हटाना है। तो ये क्या बनेगा देखते हैं। देखिए जब मैं इसमें इसका भाग दूंगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, ये चीज इसके बटे में आएगी, तो क्या बनेगा x dy प्लस y dx बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस और ये चीज का भाग जब इसमें लगेगा तो ये कैंसिल होंगे, बचेगा क्या dx के बटे में x बचेगा और साथ में हमारा बराबर में क्या चल रहा है जी। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको सेपरेट कर दिया। अब ये तो हमारा फॉर्मूले पे बेस्ड है तो फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा, साथ में जो dx बटा x दिया है इसका इंटीग्रेशन हम बड़े आराम से कर सकते हैं क्योंकि dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। इसको इंटीग्रेशन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक बार चेक कर लें कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, d। ये डिफरेंशिएशन दिया है हमें साइन इनवर्स एक्स वाई का, साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई का ये जो है डिफरेंशिएशन दिया हुआ है और ये हमारे पास क्या चल रहा है dx अपॉन x इजिकल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे कोई टर्म्स बनता है तो इसका डिफरेंशिएशन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट वाली बात रहती है कि ये किसका है डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स का है, तो ये कैसे सेट होगा। आप इस टर्म से इस टर्म्स को डायरेक्ट नहीं लिख सकते, दिक्कत आती है। तो आप एक काम करें, इनके फॉर्मूले ही ज़्यादातर याद करें, उसी से आपका काम हो पाए। ठीक है,
अब हम क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। देख, ये जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इस टर्म्स को मैं एक बार लिख दूं यहां पर, साइन इनवर्स एक्स वाई, ठीक है, प्लस dx अपॉन एक्स आ गया, इजिकल टू में हमारे पास 0। इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मालूम ही है, डी वाले टर्म्स में से इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है, तो क्या बचेगा, साइन इनवर्स एक्स वाई टर्म्स यहाँ पर आएगा, dx अपॉन एक्स हमारे पास मिलकर log x बनने का, कांस्टेंट नंबर जो 0 होता है उसका इंटीग्रेशन हम करते हैं तो क्या लेकर आते हैं, c लेकर आते हैं। ठीक है, चाहे तो सवाल को थोड़ा बहुत और सेट कर सकते हैं। कैसे सेट करते हैं, log x को उधर ले जाएं, माइनस का बनाएं, साइन इनवर्स उधर से हटाएं, साइन बनाएं। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया कि सवाल को सेट करने में आपके मार्क्स नहीं कटते। कांस्टेंट नंबर को आप कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, उसके साथ कोई भी टर्म्स आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया 15 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब एक्स्ट्रा 16 नंबर का क्वेश्चन हम करते हैं। सिक्सटीन नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, x dy माइनस वाई डी, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, माइनस का x कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 दे रखा है, dx दे रखा है, इज इक्वल टू में हमें 0 दे रखा है। ठीक है, देखिए हम इसको बनाते हैं, x dy माइनस y dx माइनस ये x हमारे पास दिया है, और ये देखिए ये अंडर रूट ही एक तरीके से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और dx दिया हुआ इज इक्वल टू 0। 1/2 का जो मतलब होता है वो अंडर रूट होता है ना। अब हम थोड़ा सा फॉर्मूला अप्लाई करके देखें, इस टाइप का फॉर्मूला हमारे पास है, ये जो x dy माइनस वाई डी एक्स है, इस टाइप का फॉर्मूला हमारे पास है। हम सेट करते हैं कि कौन सा फॉर्मूला इसमें सेट होगा। माइनस वाला टर्म्स है, माइनस वाला टर्म्स पहला वाला ही टर्म्स है हमारे पास। ठीक है, तो उसके जो समाकलन गुणांक दिए हुए हैं वो हमारे पास 7 समाकलन गुणांक, सातों को मैं एक बार लिखता हूं, फिर देखते हैं कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। पहला 1/x स्क्वायर है, दूसरा यही लिख देता हूं 1/y स्क्वायर है, और तीसरा 1/xy। ये 3 समाकलन गुणांक तो ये दिए हुए, तो और इसके अलावा फिर चौथा दिया है 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर दिया है 1/x स्क्वायर अगेन, क्योंकि इसको 2 टर्म्स में लिखा जा सकता है, फिर दिया है 1/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस है यहाँ पर 1/x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो लास्ट है वो हमारे पास है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये टर्म्स हमारे पास दिए हुए। तो देखिए हम अप्लाई कौन सा कर पा रहे हैं, ये तो हमारा टर्म्स है। अब ये देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये एक्स्ट्रा आ रहा है, 3 टर्म्स हमारे पास है, 2 टर्म्स से हमने क्या करा, हमने एक फॉर्मूला बना लिया यथार्थ अवकल समीकरण में कन्वर्ट करने के लिए, और ये जो टर्म्स रह गया ये एक्स्ट्रा चल रहा है, एक्स्ट्रा चल रहा है तो इसको हम हटा दें। ये टर्म्स अगर हमारा हट जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये काहे से हटेगा, 1/x स्क्वायर से तो नहीं हट सकता, 1/y स्क्वायर 1/xy से तो नहीं हट रहा, ये प्लस पॉजिटिव है ये भी नहीं हट रहा, और अंडर रूट भी नहीं है तीनों पर। तो हमारे पास ये लास्ट टर्म्स बचता है 7वां, जो एज इट इज ऐसा का ऐसा ही है। देखिए बिल्कुल सेम है ना, ये पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, ये डायरेक्ट मैं इसी टर्म्स को लिख सकता था, लेकिन मैंने बता दिया 7 टर्म्सों में से आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसका डिवाइडेशन जब मैं इसमें कर दूंगा तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, 1 dx का हम इंटीग्रेशन आराम से कर पाएंगे, और ये टर्म्स जब इसके साथ में आएगा तो ये किसी ना किसी का डिफरेंशिएशन बन जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में दिया है। इसको हम अप्लाई करते हैं, है ना। तो ये लगभग जो हमारा 5th नंबर का जो क्वेश्चन था, सॉरी 15 नंबर का जो क्वेश्चन था, लगभग वैसे ही सेट हो गया है। हमने लिखा x अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भाग दें। का भाग देने पर देखिए हम इसमें भाग देते हैं तो ये टर्म्स क्या बनेगा, एक्स डी वाई वाई डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये टर्म्स बन गया। इसमें भाग दे रहे हैं हम इसी का, यानी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर जीरो में भाग लगेगा इसका, तो यहाँ तो जीरो ही बनने वाला है ना। तो ये टर्म्स आया हमारे पास एक्स डी वाई वाई डी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये पूरा कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ डी एक्स भी चल रहा है, ये पूरा टर्म्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो क्या बचा हमारे पास 1 dx बचा है इज इक्वल टू 0 बचा है। ठीक है, ये किसका डिफरेंशिएशन है ये देख लेते हैं हम। ये डिफरेंशिएशन आ रहा है d sin इनवर्स y अपॉन x का। ये किसका डिफरेंशिएशन है, d sin इनवर्स x अपॉन y का डिफरेंशिएशन, d sin इनवर्स सॉरी y अपॉन x का, किसका है, y अपॉन x का। ठीक है, और यहाँ ये 1 है ही हमारे पास, और इधर हमारे पास क्या है, 0। इस टर्म्स को मैं एक बार फिर से लिख देता हूं और फिर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है d साइन इनवर्स y अपॉन x माइनस का 1 dx इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन जब हम इसका करेंगे, आपको मालूम है d इंटीग्रेशन के साइन से हट जाता है, तो क्या बचेगा हमारे पास, साइन इनवर्स y अपॉन x, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे और इधर कांस्टेंट का करेंगे। देखिए ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सेट कर सकते हैं, सेट करने में कभी भी मार्क्स नहीं कटते हैं। आप कहीं पर भी इसको इस टर्म्स तक भी छोड़ सकते हैं, आगे भी ले सकते हैं। आगे क्या सॉल्व बन सकता है इसका, देखिए साइन इनवर्स y अपॉन x हमारे पास चल रहा है, हम सबसे पहले x को उधर ले जाएं तो ये आएगा हमारे पास x प्लस c, ये जो माइनस का x उधर जाके प्लस का हो जाएगा। साइन इनवर्स को अगर हम यहाँ से हटा दें तो साइन इनवर्स को जब मैं यहाँ से हटाऊंगा तो उधर जाके वो क्या बनेगा, साइन बनेगा, कोष्टक में आएगा x प्लस सी। ठीक है, और x का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, y इक्वल टू क्या आएगा, x साइन x प्लस। तो आप इस फॉर्मूले को इस सवाल को इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। इसमें सेट करने में सवाल में मार्क्स नहीं कटते हैं। ठीक है, तो ये यथार्थ अवकल समीकरण में समानयन होने वाली जो समीकरण की एक्सरसाइज थी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है 17 नंबर का, ये आप स्वयं सॉल्व करेंगे। इसमें 6 टर्म्स हैं, आप दो सवालों को लेकर दो टर्म्स को लेकर फॉर्मूले बनाएं। हो सकता है कहीं डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा हो, जैसे x वाले टर्म्स बच जाता है हमारे पास, उसमें y ना हो, या y वाला टर्म्स बच जाए जिसमें x ना हो, तो उनका इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये देखिए, ये जो टर्म्स है ये सिंगल ही, कभी कभी क्या होता है हमारे जोड़े बनते हैं, जैसे इस टाइप का मान लीजिए कोई कंडीशन बन गई है, इस टाइप की हमारी मान लीजिए कोई कंडीशन बन रही है, हम जबरदस्ती उसमें फॉर्मूला सेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर x स्क्वायर है या y स्क्वायर है, तो हम सोचते हैं कोई फॉर्मूला सेट हो जाए, है ना। तो इसका तो इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं ना, x क्यूब अपॉन 3 और y क्यूब अपॉन 3। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, हम जबरदस्ती उसमें समाकलन गुणक का मल्टीप्लाई या कुछ सेट करने की कोशिश ना करें। जो x वाले टर्म्स हैं और जो y वाले टर्म्स हैं, अगर वो सिंगल हैं तो उसमें समाकलन गुणक की आपको आवश्यकता ही नहीं है, आप डायरेक्ट ही उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। समाकलन गुणक की आवश्यकता कब पड़ती है, जब आपके पास x और y से मिक्स कोई टर्म्स दिया है, जैसे e टू द पावर x दिया है, y साथ में है, dx साथ में है, तो यहाँ जो है समाकलन गुणक की आपको आवश्यकता पड़ेगी। समाकलन गुणक इसको हटाएगा या किसी टर्म्स को बढ़ाएगा, फिर वो किसी का डिफरेंशिएशन बनता है, तब वो हटता। ठीक है।
अगर x के टर्म्स में y के टर्म्स में तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप डायरेक्ट ही उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, है ना। तो ये एक्सरसाइज तो लगभग कंप्लीट हो गई। यथार्थ अवकल समीकरण में सामान्यन होने वाले, लेकिन अब जो आगे की एक्सरसाइजें शुरू होंगी वो कुछ नए प्रकार से शुरू होंगी, उसमें अलग अलग कंडीशन बनेगी, उस कंडीशन के हिसाब से हम यथार्थ अवकल समीकरण का समाकलन गुणक ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर ये पहला नियम था, दूसरा नियम में दिया है समघात समीकरण का समाकलन गुणक ज्ञात करना, यानी कि अब जो सवाल आएंगे उनमें अंश की घात और हर की घात हमें देखनी होगी कि क्या हर की घात और अंश की घात बराबर है। अगर बराबर होती है तो वो समघात कहलाता है, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं इस टाइप से। जैसे dy/dx कोई टर्म्स लिखा है हमारे पास और ऊपर लिखा है x² y - x³ और नीचे लिखा है y³ - x³। तो यहाँ देखिए घातें बराबर, यहाँ घात कितनी है, हर की अधिकतम घात 3, यहाँ पे भी अंश की और हर की घात कितनी है 3, यहाँ पर भी 2 और 1 3, यानी ये समघात है, सभी जगह घातें समान है। तो समघात में फिर समाकलन गुणक कैसे लेना है, उसके लिए फॉर्मूला है, आप कैसे लेंगे वो विधि उनको बताएंगे। फिर उसमें तीसरा नियम है कि अलग अलग रूप वो धारण करेगा, उसके आधार पर जो है आपको समाकलन गुणक निकालने हैं। लेकिन इतने से सेगमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा वो रहा यथार्थ अवकल समीकरण, और यथार्थ के बाद यथार्थ में सामान्यन होने वाले अवकल समीकरण, यानी ये वाली एक्सरसाइज जो हमने लगभग पूरी की है। मैंने इसीलिए इसके सवाल सबसे ज़्यादा करवाए हैं, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में चांस सवालों के आने के ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये सेगमेंट आज का कंप्लीट होता है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज को करेंगे, यानी समघात अवकल समीकरणों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।